गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे सिल्वर वेडिंग के बारे में, जिसमें यशोधर बाबू के जीवन के उस घटनाक्रम को मनोहर श्याम जोशी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उनकी सिल्वर वेडिंग होती है, शादी की सालगिरह होती है और ऑफिस वाले बाबुओं से लेकर परिवार में पुत्र पुत्री और पत्नी तक उसको मनाने के बारे में सोचते हैं। परंतु यशोधर बाबू जो किशनदा के आदर्शों पर और सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, वो परंपरावादी भी हैं तथा आधुनिकता को भी स्वीकार करने वाले हैं। तो उन्हें परंपरावादी होने के दृष्टिकोण से ऐसी चीज़ें बिल्कुल अर्थहीन प्रतीत होती है, परंतु आधुनिकता की चकाचौंध को स्वीकार करने में भी उनको कोई परहेज नहीं होता, बस शंका उनके मन में चलती रहती है। उन्हें अपने पुत्र और पुत्री का इस तरह से माता पिता का तिरस्कार करना या आधुनिकता की चकाचौंध में अंधे होकर के परंपराओं को ठुकराना स्वीकार नहीं होता। ये पाठ वास्तव में पीढ़ी अंतराल जिसे हम कहते हैं, जिसे आप लोग इंग्लिश में जनरेशन गैप कहते हो, जनरेशन गैप या पीढ़ी अंतराल के कारण विचारों में आए हुए बदलाव को रेखांकित करता हुआ दिखाई देता है कि किस तरह से पुरानी परंपराएं और आधुनिक परंपराएं एक दूसरे से टकराती हुई हमें दिखाई देती है। किस तरह से नए आदर्श और नई परंपराएं प्राचीन परंपराओं पर हावी होने का प्रयास करते हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप पुराने लोगों को अपना अपमान सा प्रतीत होता है। यहाँ पर भी यशोधर बाबू और उनके परिवार के बीच ये जो परंपराओं का तनाव था, ये जो परंपराओं का टकराव था, ये जो परंपराओं का संघर्ष था, ये जो पीढ़ी अंतराल आ चुका था, उस पीढ़ी अंतराल के विसंगतियों को प्रकट करने का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है। हमारे 4 पेज हो चुके थे, 5वें पेज पर आप देखिए अपना उनका एक पुत्र है जो एक विज्ञापन संस्था में नौकरी प्राप्त कर चुका है। इस पाठ का जो बीज वाक्य हमने प्रारंभ में बात की थी, सम हाउ इम्प्रॉपर, तो यहाँ पर उन्हें अपना पुत्र का इस तरह की नौकरी को प्राप्त कर लेना भी सम हाउ लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पुत्र बिल्कुल साधारण है और उसको ये असाधारण नौकरी, असाधारण वेतन देने वाली नौकरी कैसे प्राप्त हो गई। तत्पश्चात देखिए पाठ प्रारंभ करते हैं हम। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेच होगा। पेच यानी जटिलताएं होंगी, मतलब जिसको ये समझ नहीं सकते, या तो रिश्वत का होगा या कहीं न कहीं उनके दृष्टिकोण में वो नौकरी उलझी हुई सी प्रतीत होती है। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना असंभव है कि जब ये पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। क्यों? वो अपने पुत्र के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि पुत्र की अपेक्षाएं ज़्यादा है, पुत्र की योग्यताएं ज़्यादा है, पुत्र अपनी योग्यता से एक अच्छे पद पर जाना चाहता है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि पुत्र ने क्या किया, समय के बदलाव के साथ अवसर जो प्राप्त हो रहा था उसको स्वीकार नहीं किया और जो चीज़ हाथ में आई थी उसको भी छोड़ दिया। तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। मतलब अब पुत्र और पुत्रियों की अपेक्षाओं को ये नहीं समझ पा रहे, बल्कि इन्हें लगता है कि पुत्र और पुत्री इनको धमकियाँ दे रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनके पुत्र और पुत्री साधारण हैं, उनमें योग्यता नहीं है। जबकि एक पिता का अपनी संतान के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण रखना या सोचना बिल्कुल बेईमानी या गलत प्रतीत होता है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, देखो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, लेकिन उस प्रसन्नता को अभिव्यक्त
नहीं कर रहा कि यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरीके से खुश होते हैं वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। क्योंकि वो खुशी क्यों प्रकट नहीं करते? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो तरक्की पर जा रहे हैं, ये जो अपनी योग्यता से पद पा रहे हैं, या जो इनकी अपेक्षाएं ज़्यादा है, या जो इनकी इच्छाएं ज़्यादा है, ये क्या कर रही है? परिवार में एक दूसरे में परायापन पैदा कर रही है। जबकि परायापन पैदा करना का कारण, मूल कारण ये योग्यता नहीं थी, या प्राप्त नौकरियां नहीं थी, या उनकी अपेक्षाएं नहीं थी, बल्कि विचारों का तालमेल नहीं होना था। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। मतलब वो चाहते हैं कि इनके पुत्र और पुत्री भी परंपरावादी बने रह करके जिस तरह से ये पुरानी रिश्तेदारी को निभा रहे हैं वैसे ही उन रिश्तेदारियों को निभाएं और सबका सम्मान करें। परंतु बदलते परिवेश को देखकर, बदलते वातावरण को देख करके पुत्र और पुत्री का इस तरह का वातावरण कोई गलत नहीं था। एक दृष्टिकोण से प्राचीन परंपराओं के हिसाब से देखा जाए तो रिश्तेदारी को निभाना अनिवार्य भी होता है, क्योंकि समाज में वही चीज़ें हमेशा काम आती है। परंतु इनके पुत्र पुत्री उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो क्या करते हैं? अपने रिश्तेदारों के प्रति इतना लगाव नहीं रखते जो इनके पिता को उचित नहीं लगता। एनीवे, जिसकी बात हमने की थी जनरेशन गैप, तो जनरेशन गैप ने ये विचारों का असामंजस्य जो हुआ था उसको यहाँ पर प्रकट किया। तो यहाँ पर खुद ही कहते हैं कि एनीवे जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। फिर क्या करते हैं? संतुष्टि के लिए क्या कहते हैं? भाई ये पीढ़ी अंतराल का परिणाम है, जबकि ये नहीं सोच रहे कि ये विचारों का मतभेद है। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, मतलब वो प्राचीन परंपरावादी है, परंतु क्या करती है? पुत्र पुत्री के साथ लग करके उनके होड़ा होड़ी में वो भी क्या करती है? परंपराओं को नकारती हुई आधुनिकता को अपने जीवन में स्वीकार करने का प्रयास करती है, और उसे भी अपने पति का परंपरावादी आचरण बिल्कुल स्वीकार नहीं होता। तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड़ बना डाला है। मोड़ यानी आधुनिक बना डाला है, मतलब वो बच्चों के विरुद्ध नहीं जाना चाहती, बच्चों की प्रति प्रेम भाव प्रकट करना चाहती है, और बच्चों के अनुसार वो क्या करना चाहती है? अपने आप को आधुनिक बनाना चाहती है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। अब यहाँ पर जॉइंट फैमिली की बात की जा रही है कि जो संयुक्त परिवार प्रथा थी, उस परिवार प्रथा के कारण कुछ लोगों को दबाव में रहना पड़ता था। तो ये भी अब तक क्या था? दबाव में रही थी। आज जब ये अलग से स्वतंत्र वातावरण में रहने लगे तो स्वतंत्रता से जीवन जीने की चाहत ने भी इसको ऐसा बना डाला था। आज वर्तमान में ये चीज़ बिल्कुल, मेरे दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, कि आज वास्तव में संयुक्त परिवार प्रथा का खत्म हो जाना समाज के लिए अभिशाप बन चुका है। क्यों? जब संयुक्त परिवार प्रथा होती थी तो संतानों में संस्कार होते थे, परिवार के प्रति लगाव होता था, एक दूसरे से प्रेम होता था, संस्कारहीन संतान कभी नहीं होती थी। ये जो अपराधों का जन्म आज समाज में हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये एकल परिवार प्रथा जो चालू हो चुकी है, एकल परिवार प्रथा के कारण जो माता पिता संतान का पूरी तरह से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, या कमाने की होड़ में माता पिता दोनों कमाने जा रहे हैं, पीछे संतान अकेली रह रही है, तो ये इन अपराधों का जन्म समाज में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस संयुक्त परिवार में पीछे पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि ताऊजी क्या थे? उस परिवार के मुखिया थे। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो भाइयों के विरुद्ध नहीं चलना चाहते थे, और इनकी पत्नी को ये बात बुरी लगती थी, परंतु ये विरोध नहीं कर पाती थी। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। मतलब इन्हें भी लगता है कि परिवार की उन प्रथाओं को निभाने में क्या बन चुकी थी? बुढ़िया के समान हो चुकी थी, तो इसको वो चीज़ें भी बुरी लगती हैं। जितने भी
नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाए। ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। मतलब अब वो बच्चों को किसका दोष बता रही है? पिता का, परिवार की। वो संयुक्त परिवार प्रथा में जो बंधन थे, उन बंधनों को ये क्या मानती है? एक दोष के स्वरूप अपने जीवन में मानती है। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर के कहती है कि तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। सुविधा है ना, अच्छा लगती है। मतलब वो उन बातों को उसी हद तक स्वीकार करना चाहती है जहाँ तक वो अच्छी लगे, वरना वो उन परंपराओं में जीवन नहीं जीना चाहती, परंपराओं के बंधनों में बंधना नहीं चाहती। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात है। इस तरह से वो जब एकल परिवार में हो गए तो वो सब परंपराओं को नकारने लग जाती हैं। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली किसके समान आचरण करती है? आधुनिकाओं सा आचरण करती है। तो यशोधर बाबू उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुआ से लोग करे तमाशे, कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन ये स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है, क्योंकि उस परिवार में सब थे आधुनिकताओं का आचरण करने वाले और ये थे परंपरावादी। तो ये भले ही मजाक में अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते हो, परंतु वास्तव में मजाक किनका बनता है? इनकी परंपराओं का बनता है। क्योंकि जहाँ पर संगठन हो जाता है, एकता हो जाती है, या विपरीत विचारधारा के लोग ज़्यादा होते हैं, तो कमज़ोर विचारधारा का मजाक उड़ाया जाता है। जिस जगह किशन दा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशन दा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। मतलब उन्हें एक बार तो ऐसा लगता है यशोधर जी को कि वो शादी नहीं करते तो ये बंधन उनके जीवन में नहीं होते और वो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति अर्थात बाल ब्रह्मचारी का मतलब है जिसका विवाह नहीं हुआ होता। बाल जति किशन दा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में उनकी सहायता करने वाला, उनकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं था। बाल जति किशन दा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने, जिन जिन की मदद किशन दा ने की, वो सब भी उससे मुंह मोड़ गए। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं न कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। और रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब तो हद ही हो गई। उसके द्वारा उपकार किए गए इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि सबके परिवार बन चुके थे और वो क्या थे? बाल ब्रह्मचारी थे। अब परिवार के बीच में दूसरे व्यक्ति का आना, और ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित हो, उस व्यक्ति का आना किसी को पसंद नहीं था। क्योंकि इससे क्या होता है? परिवार की जो प्राइवेसी होती है, जो गुप्त बातें होती है, वो सब क्या होती है? जग जाहिर होती है। तो कोई भी अपने परिवार के साथ उसको सम्मिलित करने को तैयार नहीं हुआ। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टरों में 3 परिवार रहा करते थे। किशन दा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर के रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन नहीं खा सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, बिरादर यानी जाति वाले व्यक्ति से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। ये इसका पाठ का दूसरा बीज वाक्य है जो बार बार उपयोग होगा। मतलब क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं, बस उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर दोष किसका था? परिस्थितियों का। लेकिन उस बात को कोई समझने को तैयार नहीं था। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर्ड होने के बाद किससे मृत्यु हो जाती है? जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। ये बात कौन जानते हैं? यशोधर बाबू अच्छी तरह से जानते हैं।
बच्चों का होना भी जरूरी है। ये सही है कि यशोधर जी के बच्चे क्या कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। अब बच्चों का आचरण इनको कैसा लगता है, मनमानी, क्योंकि वो परंपरावादी नहीं थे और ये परंपरावादी थे, तो उनका आचरण इनको कैसा लगता था, बिल्कुल मनमाना प्रतीत होता था। उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है, ये जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है, यह बात बिल्कुल सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को भी बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष, मतलब जिनके आचरण को ये अपने जीवन में अंगीकार या स्वीकार करते हैं, अपने मर्यादा पुरुष किशनदास से सुनी हुई ये बात नहीं भूलें कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है। गधा पचीसी का मतलब है दुनिया की भीड़ में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास ही नहीं होता, तथापि किशनदास बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की है। खुरापात यानी शैतानियाँ किशनदास ने भी की थी। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद कर सेकंड शो का सिनेमा देख आना, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदास ने नहीं कर रखा। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे वो समझदार हो गए, क्योंकि जिम्मेदारी उनके सिर पर आ पड़ी। और जिम्मेदारी क्या करती है, हर व्यक्ति को समझदार बना देती है। इसलिए कहते हैं कि जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी। किसके लिए, अपने पुत्र पुत्रियों के लिए कह रहे हैं वो ये बात है कि जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी, तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदास से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है। फिक्रा यानी वाक्य, कथन, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। मतलब ये कह रहे हैं कि इनके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई, इसलिए दुनिया की भीड़ में ये इनके ऊपर जिम्मेदारियां समय से पहले आ गई और इसलिए समय से पहले ही क्या हो गए, समझदार हो गए। तो जब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया, क्योंकि जब तक बाप है तब तक मौज कर लो। ये बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं। तंजिया है व्यंग्यात्मक रूप से तंजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खिल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि पिता के सामने बच्चे चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बच्चे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उस पिता को आनंद ही देती है। उसकी कोई भी बात पर, पुत्र पुत्री की कोई भी बात पर पिता को कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उनका ये मानना है कि पिता है तब तक ही इनका आनंद का जीवन है। यशोधर बाबू कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है। मतलब वो सिद्धांतवादी बने रहना चाहते हैं, वो बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते, जबकि उनकी संतान, उनका परिवार क्या है, दुनिया के हिसाब से बहुत सुलझे हुए हैं। जैसा दुनिया का व्यवहार है वैसा वो व्यवहार करते हैं। उन्हें कहाँ मंजूर है, जो उसकी रीत को मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदास की यह उक्ति, ये कथन अब भी जस्ता है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। मतलब यशोधर बाबू की एक गलत सोच, गलत विचारधारा। आज व्यक्ति क्या चाहता है कि मकान के लिए पहले प्लाट ले ले, मकान बना ले, लेकिन उनको ये सब चीज़ बेकार लगती थी, व्यर्थ लगता था। उन्हें लगता था कि किराए के मकान में रह लो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन समय के साथ व्यक्ति को समझदार होते हुए अपनी व्यवस्थाएं स्वयं कर लेनी चाहिए। इस बात को यशोधर बाबू स्वीकार नहीं करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि मूर्ख लोगों के द्वारा मकान का निर्माण किया जाता है और हम जैसे समझदार लोग किराया दे करके उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर और रिटायर्ड होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस उनका इतना ही विचारधारा थी। तत्पश्चात देखिए
अब गांव के पुश्तैनी घर का चित्रण है यहाँ पर कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहाँ जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह से समझते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय है कि जहाँ पर इन्होंने जाकर के नहीं देखा उस पर क्या हो गया, असामाजिक तत्वों का अतिक्रमण हो गया और अब ये उनसे उसको छुड़ा नहीं पाएंगे, इसलिए ये यहीं पर रहना चाहते हैं। बच्चे बहस में जब ये तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा। उनका मानना ऐसा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं कि पुत्र कोई भी नौकरी में आ गया तो हमें क्वार्टर मिल जाएगा, इसलिए मकान की चिंता मत करो। इस बात को वो रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते। मतलब वो ज़्यादा सोच विचार में विश्वास नहीं रखते। उसमें तो एक की तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और लगभग कहकर नकली सी हंसी हंसते हैं। मतलब उन्हें भी पता है कि उनकी बात बिना अर्थ किए, उनकी बात का कोई औचित्य नहीं है, परंतु वो झूठी बनावटी मुस्कुराहट से अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं, अर्थात धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा अपना अगला जन्म सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए और लक्ष्मी नारायण जी के आगे हाथ जोड़े, आशीर्वाद का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अर्थात अब यहाँ पर यशोधर बाबू के धार्मिक क्रियाकलाप का चित्रण किया जा रहा है कि ये अब उम्र के हिसाब से धार्मिक बनना चाहते हैं, परंतु देखिए यहाँ पर भी उनके विचारों का मंथन चलता रहता है। इन्हें वहाँ पर भी पूजा में, ध्यान में, प्रवचन में मन नहीं लगता और संसार और दुनियादारी से ये निवृत्त नहीं हो पाते। धन्यवाद। आज इतना ही, बाकी बाद में पढ़ेंगे।